जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक और डिश के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। एनएससी की मीटिंग हुई उसमें जो है एलामिया आया और एलामिया के अंदर वही बात उन्होंने जो है वो री-एंडोर्स कर दी गई जो पहले इमरान खान साहब जब बतौर वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने एनएससी की मीटिंग की थी, तो दोनों एलामिया जो है वो अब सेम है। उसमें यही कहा गया है कि साज़िश नहीं मुदाखलत हुई। इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक करने के बाद उन्होंने यही कहा कि हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी गई है और ये बात साबित हो गई है, रोज़े रोशनी की तरह अया हो गई है। माज़रत के साथ। फिर हिना रब्बानी खर साहिबा जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं ख़ारजा उमूर की, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया कामरान खान साहब को, उसमें उन्होंने वो चीज़ मान ली है। उन्होंने ये कहा कि हाँ, हो सकता है कि जी ये डोनाल्ड लू की पर्सनल राय हो ये लेकिन सवाल इस पे ये उठता है कि डोनाल्ड लू अंडर सेक्रेटरी स्टेट उसकी पर्सनल राय कैसे हो सकती है? इतने बड़ी कंट्री और इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसकी पर्सनल राय हो? समथिंग फिशी वाज़ बिहाइंड ऑल दीज़ थिंग्स। तो इसके ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूँ। जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब, जो कि एक इंतहाई मुल्ज़िम और मुजरिम है, उन्होंने जो है वो सिंध काबीना के अंदर हलफ़ उठा लिया। हलफ़ क्यों उठाया? उसकी भी डिटेल्स हम आज जानेंगे वज़ीर साहब से। सर, तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बड़े आपने जी जी, जी, आपने एनएससी का एलामिया देखा होगा तो उसमें जो है तो वही इमरान खान साहब वाली बात ही उन्होंने जो है वो एंडोर्स कर दी है। असल में बांडे जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं और इसके ऊपर बातचीत रुकनी तो है नहीं, ये तो बातचीत आगे चलेगी क्योंकि एनएससी का जो एलामिया पहले आया था और उसके जो मिनट्स थे वो आपकी नज़र से गुजरे, मेरी नज़र से गुजरे और उसके अलावा उसके ऊपर फिर आर्मी अपना डीजीआई एसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कुछ चीज़ें उसके अंदर तस्लीम की और उन्होंने ये कहा कि जी ये इंटरफेरेंस थी, मुदाखलत थी। फिर सारी जगहों पे बहुत सारे अहदेदारान ने भी खिताब किया और वहाँ से भी हुआ कि जी पाकिस्तान के अंदर ये जो मरासला है ये भेजा गया था। मैंने भी कल भी आपसे अर्ज़ किया था और अपने सुनने वालों को, देखने वालों को बताया था कि इसके अंदर कुछ ऑब्वियस करैक्टर थे जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते। उनमें एक बहुत बड़े जो उसके इनिशिएटर थे या जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदार पोजीशन में थे, वो थे असद मजीद साहब। असद मजीद साहब को बुलाया गया था और डोनाल्ड लू ने जो था उसने कोई उनसे बातचीत की थी और ये नॉर्मल तरीक़ाकार होता है कि अपने सफारतकार को बुलाया जाता है, सिर्फ एम्बेसडर को भी नहीं, फर्स्ट सेक्रेटरी को भी बुलाते हैं, अंडर सेक्रेटरी को बुलाते हैं, कल्चरल सेक्रेटरी भी आ जाते हैं, ये इंटरेक्ट कर रहे होते हैं जिस मुल्क में पोस्ट होते हैं उसकी हुकूमत से। लेकिन ये उनकी फिर जिम्मेदारी बन जाती है कि जब इस किस्म की बातों में अगर कोई ऑफिशियल चीज़ हो तो वो उससे अपने मुल्क को और अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करें। अभी इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं और वो ये चीज़ आ रही है कि गालिबन ये कुछ और ऑफिशियल्स को भी पता था और उन्होंने भी अपने अपने डिपार्टमेंट्स को इन चीज़ को भेजा। फिर DGISPR ने भी ये फरमाया कि जी जब ये मरासला आया तो इसके ऊपर जो तहकीकाती कमेटी थी, जो इंटरोगेशन कमेटी इन्वेस्टिगेशंस थी, वो उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। अब जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि इसको असद मजीद साहब द प्रिंसिपल मूवर फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर ये रिसीव हुआ किया गया, ये नेचुरली डिफेंस अटैची की भी नॉलेज में होगा, उन्होंने भी अपने लोगों को इन्फॉर्म किया होगा और उसके बाद ये रिटर्न सूरत में, यानी ये सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन हो तो आप डिनाई कर सकते हैं, ये रिटर्न फॉर्म में पाकिस्तान को साइफर कोड जो होता है, जिस तरह आपको याद है विकी लीक्स कितने अरसे बाद डिक्लासिफाई हुआ है और विकी लीग के अंदर कौन कौन सी चीजें आई हैं। विकी लीग के अंदर ये भी आया था कि मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की थी अमेरिकन एम्बेसडर से, उसने कहा था आप मुझे प्रेसिडेंट बनवा दें। आया था या नहीं आया था? लेकिन कितने अरसे बाद आया था, तो इसका मतलब था कि वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही थी। वो अमेरिकन एम्बेसडर जिससे फजलुर रहमान ने मुलाकात की थी उसने अपनी हुकूमत को भेजा था, तो वो लीक आउट हो गया। तो ये जो चीज़ें इस तरह होती है, अब इसका हुआ ये कि कोई साइफर के अंदर आया था, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जब ये गया और उनको काफ़ी लेट ये गया, मुझे अभी शवाहिद से ये लग रहा है, वाकयात जिस तरह अनफोल्ड होते जा रहे हैं कि उनको काफी लेट इस चीज को बताया गया ये और उसके अंदर सारी साहिबा ये कह चुकी हैं कि जो मरासला है वो वजारत खारजा से और वजीर आजम इमरान खान साहब से छुपाया जा रहा था। इसकी क्या वजह थी? जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो छुपाया इसीलिए जा रहा था कि जी वो इमरान खान गालिबन चूंकि एक तहरीक आदमी, अब इसको चीजों को लिंक करना बहुत जरूरी है। किसी चीज को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते।
इस चीज को जो एक्चुअल हैपनिंग्स पाकिस्तान के अंदर हो रही थी इस टाइम फ्रेमवर्क में, जिस टाइम फ्रेमवर्क में ये मरासला आया, तो उस टाइम फ्रेमवर्क में इस चीज को आपस में लिंक करना निहायत जरूरी है। अब लिंक करने के लिए जब आप जाते हैं इस चीज को कि ये मरासला इमरान खान के खिलाफ जो आया, उसके अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि जी इमरान खान को अगर आप हटा देंगे तो हम आपके साथ हैं, नहीं हटाएंगे तो यू हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अब हटाने का तरीक़ाकार क्या था, इस पे सोच रखने की जरूरत है। हटाने का तरीक़ाकार था कि जी आप तहरीक अदम एतमाद लेके आए। अब तहरीक अदम एतमाद लेने का तरीक़ाकार क्या था, उसको जरूरी था कि चूंकि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी और रूलिंग पार्टी की स्ट्रेंथ 4 वोटों से या 6 वोटों या 8 वोटों से ज्यादा थी, तो इसका मतलब था कि वो अलाइज, वो इत्तेहादी जो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, एक वो और वो लोग जो जिनके खिलाफ खबरें आ रही थी कि वो मुस्लिम अपना पीटीआई के अंदर एक ग्रुप बना रहे हैं या पीटीआई से वो सेटिस्फाइड नहीं है, जो कुछ भी है, उनका जमीर बेदार हो रहा था, तो उनसे कॉन्टेक्ट करना था। अब अगर एक तरफ से ये चीज चल रही है, उसको फिजिकली किस तरह करना है, फिजिकल करने के लिए जब आप देखते हैं तो आपके सामने ARI ने, अरशद शरीफ साहब ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली सारी खबरें चला दी हैं, और उसके बाद बाकी भी कुछ टेलीविजन चैनल जिन्होंने कहा कि अमेरिकन एम्बेसडर ने मुलाकात की, और मुलाकात की राजा रियाज से। अब राजा रियाज का और अमेरिकन एम्बेसडर का क्या लेवल है? राजा रियाज एक वो जो है थड़े का एक इंसान है जिसके अंदर मेंटल इंटेलेक्ट कोई नहीं है, जिसके अंदर सोच कोई नहीं है, जो पैसे पे हमेशा बिकता है। नूर आलम जैसे लोग हो गए, उसके बाद वो नुसरत पठान जरा आप देखें, या इस किस्म के जितने 22-23 लोग थे। उसके बाद हमजा शहबाज से मुलाकात, उसके बाद शहरी रहमान से मुलाकात, मुराद शाह से। और ये चीजें आप ये देखिए कि ये चीजें सिर्फ मार्च पे नहीं हुई, ये मैंने कल भी आपसे अर्ज किया था और लोगों को फिर बताऊंगा कि नेशनल एंडाउमेंट कमीशन फॉर डेमोक्रेसी जो सीआईए का स्पोक्स पर्सन, सीआईए का माउथ पीस है, सीआईए उससे चीजें कहलवाता है जमहूरियत के नाम पे, उसने अक्टूबर में कह दिया था कि हम 2023 के इलेक्शन में जो है वो इंटरफेयर करेंगे और हम सही जमहूरियत लेके आए। उसने कह दिया था कि हम मीडिया को पैसे देना जा रहे हैं ताकि वो हमारा नैरेटिव जो अमेरिकन नैरेटिव है, और उसने उसमें मीडिया हाउसेस के नाम भी लेते। अगर किसी आदमी को शक है तो वो नेट पे जाए, इस लेटर को निकाले, देख ले, उसको तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जब फिजिकल जो चीजें, वो ये चीजें हो रही थी जो मैंने आपसे अर्ज किया कि लोगों को खरीदा जा रहा था, भेड़ बकरियों की तरह कीमत लगाई जा रही थी, इत्तेहादियों से कांटेक्ट किए, जैसे एमक्यूएम को आपको पता है, एमक्यूएम तो कभी अपने फायदे के बगैर काम किया एमक्यूएम ने कराची में क्या, वो जो शख्स लंदन में बैठा था उसके होते हुए क्या तबाही और बर्बादी मचाई, क्या लोगों की, बल्दिया फैक्ट्री में क्या हुआ, बल्दिया फैक्ट्री में कितने लोग मारे गए थे। अब वो शायद जो बल्दिया फैक्ट्री में इंचार्ज था वो मिनिस्टर बन गया आपका। तो एमक्यूएम को और बाकी लोगों को कांटेक्ट किया गया, उनको कहा गया जी अब हुकूमत से ये, अब ये कांटेक्ट किसने किया होगा? ये कांटेक्ट साफ जाहिर है हुकूमत ने तो नहीं किया हो, ये तो इसके अंदर कुछ प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे। और वो प्लेयर्स कौन थे? वो प्लेयर्स थे जो तहरीक एतमाद लेके आ रहे थे। इससे पहले तो ये सारी पार्टी यूनाइटेड नहीं थी ना, क्या 13 इससे बहुत दफा हुआ कि पीपल्स पार्टी ने कहा जी हम तहरीक एतमाद नहीं लाएंगे, हम हटाना नहीं चाहते, हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। फिर पीएमएलएन की उनकी डिस्टेंस भी हो गया, पीडीएम के साथ अंदर बहुत सारा क्लेवेज आ गया, लेकिन एकदम ये चीजें जो है वो होनी शुरू हो गई। अभी रिसेंटली मियां शौकत लालेका हैं जो एमपीए हैं, उन्होंने कहा कि जी मुझे मुझे अप्रोच किया गया था, मुझे तोड़ने के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन मैं नहीं हुआ। एक हाफिज एमएलए हैं कश्मीर से, हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन नाम है उनका, एमएलए है। उन्होंने औसाफ को किसी को इंटरव्यू, उन्होंने कहा जी मुझे इंटरव्यू, उन्होंने कहा मुझे शहबाज शरीफ को 50 करोड़ की ऑफर की थी। ये उनका इंटरव्यू है। ये तमाम अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें जिस तरह खुलती जा रही है, इसके साथ साथ आप देखिए, मैं चाहूंगा कि आप एक वो एशियन प्रेस का एक रिपोर्ट है जो 9 मार्च 2022 की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को आप अपनी लोगों की इत्तला के लिए चला दें। वो शौकत खानदा साहब है, उन्होंने अपने रेफरेंस से वो रिपोर्ट फाइल किया, लंदन में वो रिपोर्ट छपी है, और उसके अंदर उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कि रॉ, मुस्तैद और सीआईए ने प्लान बना लिया है टू इमरान खान को उससे निकालने का, पावर से निकालने का, टू डीथ्रो इमरान खान साहब को। और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने सेंटेंस इस्तेमाल किया है कि द पॉलिटिशियंस इनसाइड पाकिस्तान आर बीइंग यूज्ड, और ये एजेंसीज जो हैं दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट
सेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू पाकिस्तान। अब वो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी किसके पास जाएगी, वो किस तरह जाएगी, मैरियट का खर्चा कहाँ से पे होगा, लोगों को सिंध हाउस में जाके किस तरह रखा जाएगा, सफेद रंग के थैलों में मैरियट के अंदर पैसे सिंध हाउस की गाड़ी में किस तरह आएंगे। तो ये तमाम चीजें जो थी, अब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से लिंक होकर खिलती जा रही है। एक तरफ आप मरासले को रख ले, एक तरफ ये ग्राउंड एक्शन उनको रख ले। खाली मरासला विल नॉट सर्व यू पर्पस, मरासले से आपको चीजों को लिंक करना पड़ेगा, और लिंक जब आप करेंगे तो उसके अंदर ये चीजें जो सामने आती हैं वो आपको देखना बड़ी जरूरी है। अब कितने लोग पीटीआई को छोड़ के गए, क्यों छोड़ के गए। इसी के साथ साथ अभी अदर एक दायर हुई, अभी रिसेंटली एक अपील दायर हुई थी अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये जो इन तमाम चीजें सेक्शन 63 की तशरीह के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट, जब कासिम सूरी ने जिस वक्त रूलिंग दी, उस रूलिंग के अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली बताया कि आर्टिकल 5 के अंदर ये चीजें हैं, लोगों को कॉन्टेक्ट किया गया, तोड़ा गया। देखिए फिर यहाँ पे रुकिएगा कि तहरीक अदम-ए-इत्तेहाद एक कानूनी प्रोसीजर है, तहरीक अदम-ए-इत्तेहाद एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, तहरीक अदम-ए-इत्तेहाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ग्रांट की गई है, आप तहरीक अदम-ए-इत्तेहाद ले, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ये क्लॉजेस भी रखी गई हैं कि कोई आदमी अगर खरीदा गया, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये क्लॉज रखी गई है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये क्लॉज रखी गई है कि अगर फ्लोर क्रॉसिंग हुई, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट भी ये कहता है कि अगर फ्लोर क्रॉसिंग हुई तो आपको उन चीजों के ऊपर भी अदालत को उन पर गौर करना पड़ेगा। आपने बेसिक कॉज जो था, जो बुनियादी वजह थी इस सारी प्रॉब्लम की, उसके ऊपर तो आपने गौर नहीं किया, उसको आपने बेस नहीं बनाया, रूलिंग को आपने बेस, इसका मतलब है कि कुछ एक प्लान एग्जिस्ट कर रहा था पहले से, एक चीजें जो थी वो इन विंग थी, और वो लिंक थी अमेरिका से, वो लिंक थी अमेरिकन बॉसेस से। क्योंकि अब जब बात होती है कि जी इस चीज को, मरासले को आप ओपन करें, तो अभी एहसन इकबाल की स्टेटमेंट आई, उसने कहा जी मरासला पब्लिक करने से पहले अमेरिका से पूछना पड़ेगा। ओ भाई, अमेरिका तुम्हारा बाप है, अमेरिका तुम्हारा चाचा है, अमेरिका तुम अमेरिका का पैसा लेके खाते हो, अमेरिका तुम्हें ब्रेकफास्ट जो है, सुबह नाश्ता तुमको अमेरिका भेजता है, दोपहर का खाना आप अमेरिका से लेके खाते हो। क्यों? जब आपने डिसाइफर कर लिया, अमेरिका के अंदर भी एक रूल है, लियाकत अली खान के खिलाफ जो हमला हुआ था और जो साजिश तैयार की गई थी, और जिस तरह अमेरिका ने उनको प्रेशराइज किया था कि आप ईरान को इस्तेमाल करें और उनको कहें कि जी वो हमें तेल दे, और लियाकत अली खान ने हमें कॉन्ट्रैक्ट दे तेल की, हमारी कंपनियों को अकोमोडेट करे, लियाकत अली खान ने उससे इनकार कर दिया, उनको शहीद कर दिया गया। वो डिक्लासिफाई होकर अमेरिका की तरफ से सामने आ गया। यानी ये डिक्लासिफिकेशन होने का अमेरिका के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर क्यों रूल नहीं है? जब आपके प्राइम मिनिस्टर को थ्रेट दिया गया है, इट्स अ लाइफ थ्रेट, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। लियाकत अली खान को भी मारा गया, हमारे इतने बड़े लीडर थे मोहतरम जुल्फिकार अली भुट्टो, ही वाज अ जीनियस, ही हैड अ थॉट प्रोसेस। उन्होंने पाकिस्तान को इतनी बड़ी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी जान गंवाई। उनको हेनरी किसिंजर ने कहा कि अगर आप न्यूक्लियर बम बनाएंगे तो वी विल ड्रैग यू ऑन टू द रोड। उन्होंने कहा जी मेरे लोगों से मैं ड्रैग नहीं होना चाहता, आप मुझे ड्रैग करना चाहते हैं कर लें। ही लॉस्ट हिज लाइफ जुडिशियल मर्डर में। तो यही चीज आज रिफ्लेक्ट हो रही है, और पाकिस्तान के अवाम इस चीज को अब रियलाइज कर रहे हैं। तो आप धोखाधड़ी से, झूठ से, हिपोक्रेसी से आप लोगों की से हकायक छुपा नहीं सकते। क्यों भाई, आपने क्यों अमेरिका से पहुंचना मरासला पब्लिक करने के लिए? मरासला तो पब्लिक ऑलरेडी हो चुका है। जब एनएससी में वो डिस्कस हो गया, एनएससी के 2 दफा नोट्स आ गए, एक दफा नोट नहीं आया, दूसरी दफा भी। शहबाज शरीफ को क्या जरूरत थी दोबारा एनएससी बुलाने की? वो उसको पॉलिटिकली मनूवर करना चाहता था। क्या वो चाहता था इसमें असद मजीद साहब आके झूठ बोले? अब असद मजीद साहब इतनी रेपुटेशन के आदमी है, और असद मजीद का क्या कसूर है? वो तो चीज को सुन रहे थे। अब जो चीज उन्होंने सुनी, उनको वो अल्फाजों में तब्दील तो नहीं कर सकते। उन्होंने वही अल्फाज भेजने हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहे, वही उन्होंने मरास्ते में लिख के भेज दिए। तो अब आप असद मजीद साहब ने तवक्को करें कि वो आपके नैरेटिव को सपोर्ट करेंगे, तो दैट इज इम्पॉसिबल। एक करेक्टर वाला आदमी, एक डिग्निटी वाला आदमी ये काम कभी नहीं करेगा। एक लो लेवल का लूप जो है, जो सियासत के लिए झूठ बोलते हैं, वो तो ये काम कर लेंगे। आजकल झूठ बोला जा रहा है दबा के, आप देख ही रहे हैं रोजाना। वो एक वो आ जाती है, वो जो पंजाब हुकूमत की कौन है वो वजीर इत्तलात, उनके कभी बैकग्राउंड में जाके देखे कि वो किस तरह यहाँ तक पहुंची हैं, तो फिर आपको एहसास होगा कि इस किस्म के लोग जो होते हैं वो इसी किस्म की झूठ बातें करते हैं अच्छा, कि ये उनका बताइएगा कि बैकग्राउंड। आपने सुना होगा हिना रब्बानी खर साहिबा का,
उसमें वो ये बात कहती पाई जा रही है कि हाँ रोनाल्ड लूड की पर्सनल राय थी। कैसे मुमकिन हो सकता है कि अंडर सेक्रेटरी स्टेट हो और उसकी राय पर्सनल हो, जबकि वो इतने बड़े मुल्क को और इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो? देखिए, हिना रबानी खान साहिबा जो है वो पुरानी वजीर खारजा रही हैं और चीज़ों को समझती हैं। अब उनकी मजबूरी ये है कि वो एक पार्टी से ताल्लुक रखती है, उसका नाम है पाकिस्तान अपना पीपल्स पार्टी। तो उन्होंने अपने लफ्जों में ये कह दिया, ये नहीं कि उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि असद मजीद साहब ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पर्सनल राय किस तरह हो सकती है, जो रोजाना शाम को अपना यूएसए में सुबह या शाम को उनकी स्पोक्स पर्सन या मीडिया के वो आके ब्रीफ करते हैं जर्नलिस्ट को, आप जानते हैं। और वो जब जर्नलिस्ट को ब्रीफ करते हैं तो वो एक ब्रीफ लेके आते हैं। वो ब्रीफ जो उनको हुकूमत अमेरिका ने दिया होता है, उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने दिया होता है, उनके प्रेसिडेंट की लाइन ऑफ थिंकिंग होती है, वो उसके मुताबिक मीडिया को ब्रीफ करते हैं। अमेरिका में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो जाती बयान देगा। अमेरिका में कोई शख्स ऐसा नहीं है, जो कोई अहदेदार ऐसा नहीं है जो अपनी तरफ से चीजों को, मैं हमारे यहाँ तो अपनी तरफ से मैनिपुलेट करके कह देते हैं। अमेरिका में इस किस्म की कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी हर चीज जो है वो अंडर द लॉ हो रही होती है। उसके लिए उनको मुआवजा भी फेस करना पड़ सकता है अगर वो कोई अपनी हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ कोई बयान दे। तो ये कहना कि उसकी पर्सनल, दैट्स एब्सर्ड, दैट इज अ लाई, दैट इज हिपोक्रेट, दैट इज नॉट करेक्ट। मैं ओपनली कहूंगा दैट्स नॉट करेक्ट। हम भी अमेरिका के सिस्टम को समझते हैं, हम भी जी, बिल्कुल अमेरिका ऐसी को ये के तो साथ, ऑब्वियस सी बात है हमने कि सिर्फ अमेरिका के को पढ़ा ही नहीं, हमने चले अमेरिकन अमेरिका को एजेंसी के छोड़े आप, साथ। अमेरिका को छोड़े, पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव कहीं जाएगा और कहीं जाकर अगर बात करेगा तो वो अपने जाती राय तो नहीं ना देगा, वो तो पाकिस्तान के बेहक पे बात कर रहा होगा ना। देखिए वही चीज, अब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जी अमेरिका वाहिद ऐसी मुमलिकत है जो जो हमको मतलब है अमेरिका के हिसाब से जो उन्होंने बयान दिया। अमेरिका एक ऐसी वाहिद मुमलिकत है जो हमें तंग कर सकती है, हमें प्रेशराइज कर सकती है। तो ये क्या चीज है, लाइन ऑफ थिंकिंग जो है किस चीज की, जब आप अमेरिकन की बात कर रहे हैं, जब आप अमेरिकन की डिक्टेशन ले रहे हैं, तो ये क्या ख्वाजा आसिफ साहब का अपना जाती व्यू तो नहीं है ना। ये उस लाइन ऑफ थिंकिंग से ताल्लुक रखता है जो लाइन ऑफ थिंकिंग इस वक्त अमेरिका एग्जिस्ट कर रही है। आपको याद है कि जब ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान में हो रहे थे और आसिफ जरदारी साहब को ये बताया गया था, वो ओबामा एट वॉर एक किताब है, उठा के पढ़ ले। उसमें उन्होंने कहा कि जी ड्रोन अटैक्स होंगे तो कोलेटरल डैमेज होगा। तो आसिफ जरदारी साहब का कोलेटरल डैमेज होगा तो आई एम नॉट बॉदर्ड ना। ये क्या सिग्नेटरी नहीं था कोलेटरल अपना, ये जितने ड्रोन अटैक्स हो रहे थे उसके ऊपर आपका फजल रहमान सिग्नेटरी नहीं था उस डॉक्यूमेंट का, उसके सिग्नेचर मौजूद है जिसमें उसने अलाउ किया था कि हाँ जी हमें कोई इतराज। तो बात ये है कि जब आप गवर्नमेंट की जो लाइन ऑफ थिंकिंग होती है उसके मुताबिक आप, अमेरिका में तो पॉसिबल है ही नहीं ना। हमारे जो आपको पता है हमारे पॉलिटिशियन का जो एवरेज लेवल है, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, दैट इज एब्सोल्युटली जीरो। मतलब वो सिर्फ धड़े की और गली की सियासत कर सकते हैं और उसके अंदर वो झूठ और दिमाग को अपना हिपोक्रेसी लेके आ सकते हैं। अमेरिका में जो चीजें इस किस्म की जो चीजें होती हैं जो बाकी ममालिक से ताल्लुक रखती हैं वो कभी अपनी जाती राय के तौर पर नहीं होती, वो हमेशा ऑफिशियल राय होती है। ऑफिशियल राय के तौर पर उन्होंने जो है अपने उसका इजहार कर दिया। तो अब उसके उस अच्छा, मुरास्ते को आप लास्टली आप ये पूछने के लिए, बताइएगा अब्दुल साहब, लास्टली बस ये बताइएगा कि अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है, मामलात किस तरफ जाएंगे? अभी इमरान खान साहब तो अपनी बात पे कायम है और वो बात उनकी जो है वो ठीक भी लग रही है कि जी उन्हीं के मौक़िफ़ की तायद कर दी गई है। अब आप क्या समझते हैं कि क्या अदलिया जो है वो जुडिशियल कमीशन बनाएगी इस हवाले से और आज़ाद कमीशन बनाएगी जिसके ऊपर ये तमाम चीज़ की तहकीकात हो? देखिए वे फॉरवर्ड तो दो तरीक़ाकार से है, क्योंकि अब आप चूंकि हम जमहूरियत की बात करते हैं, आप भी जमहूरियत की बात करते हैं, इस मुल्क में सारी पार्टी जमहूरियत की बात करती हैं और हमारे यहाँ जो अदारे हैं वो भी जमहूरियत की बात करते हैं, अदारों के हेड भी जमहूरियत की बात है। जमहूरी प्रोसेस चलाने के लिए आपका बुनियादी असूल तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको दे शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज कि वो अपने अपने मंशूर को, अपनी अपनी चीज़ों को और अपनी अपने जो प्लान और वो प्रोसीजर उनको हुकूमत के सामने पेश करें। अब जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि मुझे ये लग रहा है, और ख़ास तौर पे जो हुकूमत के जितने अहदेदारान के बयान के मुताबिक, और मुझे लग रहा है एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल जो लोग जो मैटर करते हैं उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि जी अपना पीटीआई को बैन करना है। ये मैं आपको एक एडवांस इंफॉर्मेशन के तौर पे एक चीज़ बता रहा हूँ। अगर वो बैन करते हैं उसको तो वो तो जमहूरियत की असास के खिलाफ है।
क्योंकि जब मैंने आपसे कहा था इफ्तिखार गिलानी साहब के एक लेटर का रेफरेंस, एक आर्टिकल का रेफरेंस दिया था, जो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जो है पाकिस्तान का, उसके तहत कहा है कि जी फॉरेन फंडिंग के अंदर अगर कोई आदमी दे रहा है तो कोई वो इट्स नॉट अगेंस्ट रूल, देयर इज नो रूल एग्जिस्टिंग एक्चुअली फॉर दैट। अगर कोई ग्रुप दे रहा है तो उसको आप अमाउंट को कन्फिस्केट कर, लेकिन वो क्यों रोजाना की बेसिस पे हियरिंग की जा रही है? क्यों अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्ट्रक्शन दी है कि इतनी जल्दी जल्दी, ऐसी क्या जल्दी है? क्योंकि एक तरफ तो आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि हम 7 महीने तक इलेक्शन नहीं कहा है ना, अदालत में जाके कहा, अदालत में जाके कहा है ना कि जी हम इतने, अगर उन्होंने अदालत में जाकर फिर ये क्या जल्दी है कि जी आप 1 महीने के अंदर इसका फैसला करें? 1 महीने के अंदर गालिबन जहन में ये है कि 1 महीने के अंदर फैसला कराओ तो फिर इमरान खान की जो या पीटीआई की मकबूलियत जो है वो डाउन हो जाएगी और बाकी पीपल्स पार्टी और वो जो है इससे फायदा उठाएंगी, और जो प्लान हमने बनाया हुआ है आने वाले दिनों में कि जी इमरान खान को ये पीटीआई को आउट करना है वो पॉसिबल होगा, और जब पीटीआई ब्लॉक हो लोग उसको छोड़ के जो बाकी जमात। अब एक तो ये प्रोसीजर, अब इसके लिए जरूरी ये है कि आप जितनी जल्दी हो सकते इलेक्शन की तरफ जाए। दूसरा जो इसकी, मैंने आपसे बताया कि ये रुकेगा नहीं, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो होना जरूरी है, और खास तौर पे उस तरीक़ेकार से जिस तरीक़ेकार से ये तरीके अदम इम्पोज की गई है पाकिस्तान के ऊपर। जैसे एक मैंने हमने ब्रीफली अर्ज किया कि एक लेटर है, उस लेटर के तहत जो ग्राउंड के ऊपर काम हुए हैं उसके अंदर जो फॉरेन पैसा इस्तेमाल हुआ है, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस हुआ है, जो अमरीकी अहदेदारान इन लोगों से मिले हैं, उसका तीसरी चीज है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उन लोगों की जो गालिबन पिटीशन लगी हुई है, जिन लोगों ने पैसे लेके और वो पीटीआई से जाके एक फॉरवर्ड ब्लॉक में बैठे थे और बकरों की तरह उनको हाँका जा रहा था, उसके ऊपर उनकी उनकी लाइफ टाइम बैन या बैनिंग का, या फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर जो भी अपना वो आती हैं क्लॉजेज आती हैं जो वो दी जाए। और तीसरी चीज है कि इसकी एक इन्वेस्टिगेट एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। अब वो जुडिशियल बिल्कुल कमीशन ठीक, करे या जीआईटी करे, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये है कि ये जो हुकूमत है जो अब मौजूद है, ये क्रिमिनल इन्वेस्टेड कैबिनेट जो है, ये नहीं चाहती कि इस चीज की इंफॉर्मेशन हो, इस चीज की कोई बिल्कुल ठीक। इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि आपको ही पता है कि लोग बिल्कुल कह रहे ऐसी हैं है कि कि वो लोग तो मानते हैं, जमानत और पे अगर हैं, तो जो इन्वेस्टिगेशन, जमानत पे लोग होंगे वो कानून को किस तरह मानेंगे? बिल्कुल ऐसी है। इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की अगर इन्वेस्टिगेशन में तायीद होती है, तो मौजूदा हुकूमत के लिए नुकसानदेह है। बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की नशिस्त से अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह